हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओनली स्टडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने करा थे एप्लीकेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ सेपरेशन मेथड पढ़े थे। हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? जो हमारा इमिसिबल लिक्विड होता है वो होता है जो मिक्स ना हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल एंड वाटर का, वो मिक्स नहीं होते, वो इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। अब हमने तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड लिए, लाइक जैसे इसने लिया वाटर एंड कैरोसिन ऑयल। लेट अस ट्राई टू सेपरेट अ कैरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ये है हमारी सेपरेटिंग फनल। इसमें हमने डाला यहाँ वाटर, यहाँ डाला कैरोसिन ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया ऊपर से। अब नीचे यहाँ पर कॉक मतलब जैसे अब कह सकते हैं, उसे जब हम घुमाते हैं तो जो उसके अंदर जो ये पानी है ये ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इसे चलाया, इसे ऑन करा, ये पानी था, ये पानी निकला और जैसे ही यहाँ पे ऑयल का लेवल आया हमने इसे जब बंद कर दिया, हमारे पास वाटर और ऑयल थे वो सेपरेट हो गए। ये था प्रोसेस सेपरेट करने का। और द मिक्सचर of kerosene oil and water in separating funnel, let it stand undisturbed for some time so the separate layer of oil and water formed. Open the stopcock of the separating funnel and pour it the lower layer of water carefully. Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. तो ये था हमारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। सिंपल सा प्रोसेस था इमिसिबल लिक्विड को जो मिक्स ना हो उन्हें सेपरेट करने का। इसके एप्लीकेशंस है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर जो हमने अभी करा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब ओर्स हमने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ओर्स मिनरल्स क्या होते हैं। इन ओर्स में से आयरन को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो इसमें भी ये काम आते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लेयर पे आएंगे, टॉप पे आएंगे या बॉटम पे आएंगे या बीच में कहीं आएंगे, ठीक है। हाउ, अब अगला हमारा जो है वो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अब सॉल्ट और कैम्फर को हम कैसे डिफरेंट उससे क्या करेंगे, अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसका हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमने एक फनल लिया, ठीक है। फनल का उसके अंदर हमने सॉल्ट और जो कैम्फर था वो जो मिक्सचर था वो हमने यहाँ पे चाइना डिश, इसके अंदर चाइना डिश है, ऐसे सिंपल इसके ऊपर रख दो, ठीक है। चाइना डिश वैसे इसने लगा रखी है। फिर यहाँ पे बर्नर लगाया, बर्नर से और ऊपर यहाँ पे कॉटन प्लग, यहाँ पे मतलब इसका रास्ता रोकने के लिए कॉटन लगा दिया ताकि कुछ भी पास ना हो, ठीक है। फिर जब जैसे हम इसे हीट करने पे क्या होता है, जो कैम्फर होता है वो सॉलिडिफाई होकर यहाँ पे इसकी वॉल्स पे यहाँ पे कैम्फर आ जाता है और यहाँ पे सॉल्ट बच जाता है। जो कैम्फर होता है वो क्या होता है, वो यहाँ से हीट करने पर वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है इसकी वॉल्स पे। We have learned in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. अब हमें पता है जो कैम्फर है वो सॉलिड टू गैसियस स्टेट में आता है। अब प्रोसेस सॉलिड टू गैसियस स्टेट जब आता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा कि हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो वही मेथड, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज है, सब्लिमेशन। To separate such mixture that contain a sublime volatile component from a non-sublime impurity, the sublimation process is used. Some example of solid with sublime are ammonium chloride. अब कुछ एग्जाम्पल जिसने दिए जो सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड आर्थ्रसीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमें याद रखने हैं जो कि यूज होते हैं जिससे सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं। जो अगला हमारा है टॉपिक वो है इफ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब हमें चेक करना कि जो डाई है ब्लैक इंक में, जो हम जैसे मार्कर की इंक होगी या कोई ब्लैक इंक हुई, उसमें जो डाई है वो सिंगल कलर की है या डिफरेंट कलर्स है उसमें, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर पे हम यहाँ पे अबव 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम अबव 3 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद सेंटर पे एक पॉइंट बना देंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंक होगी इंक की एक ड्रॉप लगाएंगे यहाँ पे। फिर उसे थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे ताकि वो सूख जाए। जब वो सूख जाएगी उसके बाद हम उसे यहाँ पे हमने एक लिया, बीकर लिया, इसमें वाटर डाला, यहाँ पे हमने क्या करा, फिल्टर पेपर से टांग दिया। टांगा कैसे, पिन ली, पिन को फिल्टर पेपर से निकाला और उसे दूसरी साइड से ऐसे करके टांग दिया। अब जब हमने उसे टांगा तो यहाँ पे वो चला गया। अब हमने इतनी हाइट रखनी है कि जो उसका बिल्कुल बॉटम का हल्का सा पार्ट जाके वो पानी में टच हो, सिर्फ वो इंक वाला जहाँ पे हमने इंक लगाई है वो उस पर टच ना हो। हमने उसे ऐसे पानी में डिप किया। डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो इंक का कलर है
ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ अलग अलग कलर्स हैं तो वो अलग अलग कलर दिखाएगा, अगर एक ही कलर है तो एक ही कलर दिखाएगा, ठीक है। सो यही इसमें यहाँ पे कहा है। सो आगे अब इसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस यूज होता है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है सेपरेशन का वो यूज होता है क्रोमेटोग्राफी। कौन सा? क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैंक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। As it the water rises on the filter paper, it take along with it the dye particle। वो डाई जैसे पानी जो था फिल्टर पेपर से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, वो डाई को भी अपने साथ ले गई। Usually a dye is a mixture of two or more color. The colored component that is soluble in water rises faster and in this way the color gets separated। अब जो भी इसमें डाई आके एक कलर से नहीं बनती, वो दो तीन कलर से ही बनती है। अब जो कलर ज्यादा, जो कॉम्पोनेंट ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में, वो सबसे वो जल्दी ऊपर जाएगा, और जो कम सॉल्यूबल है वो लेट ऊपर जाएगा और कम हाइट तक जाएगा, ठीक है। सो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने आपको पहले बताया। क्रोमा इन ग्रीक, ग्रीक में क्या कहते हैं? क्रोमा मतलब कलर। क्रोमा मतलब क्या होता है ग्रीक में? कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर। अब कलर को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक पहले यूज की गई, लेकिन अब क्या है इसमें लाइक द क्लोरोफिल हो गया, वो उसका लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, और भी कई चीजें जहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। This technique was first used for separation of color, so the name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या यूज होगी? जो सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, वहीं पे सिर्फ ये यूज होगी। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। अब कुछ नई टेक्निक, उसमें कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन या कुछ न्यूअर टेक्निक वो और ज़्यादा डेवलप हो गई है टेक्निक कि अब और भी कई जगह यूज होती है। यूज स्टडी द क्रोमेटोग्राफी हायर क्लास से। हायर क्लास में तुम क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल्स करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे क्रोमेटोग्राफी के, वो देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन है टू सेपरेट द कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम अ नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। अब टू मिसिबल लिक्विड मतलब इमिसिबल हमने पढ़ा था ऊपर। इमिसिबल मतलब क्या था? जो मिक्स ना। अब मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो मिक्स हो जाए। कौन से होंगे मिसिबल लिक्विड? जो मिक्स हो जाए। अब उससे हम सेपरेट कैसे करेंगे? इमिसिबल को तो हमने कहा था क्योंकि उसकी लेयर बन गई थी, हमने स्टॉप का ऑन करा, वो जो उसके नीचे वाटर था वो निकला और जो ऑयल था वो हमारा बच गया था। लेकिन अब यहाँ तो मिसिबल है, वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? देखते हैं, पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, उससे हम सेपरेट कैसे करें? टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये रहा डिस्टिलेशन फ्लास्क हमारा, इसमें हमने वो मिक्सचर लिया, फिल इट विद थर्मोमीटर। अब यहाँ पे कॉक लगाई, कॉक में हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर लगाने के बाद अरेंज द एपरेटस शोन इन फिगर। अब यहाँ पे ऐसे से एपरेटस लगाना, ये हमारा वाटर कंडेंसर हो गया, ये थर्मोमीटर हो गया, ये इसका स्टैंड हो गया, क्लैंप हम कहेंगे यहाँ पे ये होगा जिससे ये इसे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा बर्नर हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, और ये एक बीकर हो गया, ठीक है। सो अब क्या होगा? हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। अब हमने यहाँ हीट करा, हीट क्या करना है? थर्मोमीटर टेम्परेचर को ध्यान में रख के हमने इसे हीट करना है। द एसीटोन वेपराइज, क्योंकि हमने अब टेम्परेचर देखिए क्यों करना, क्योंकि वाटर है, वाटर भी बॉयल होकर वेपर बनेगा और एसीटोन भी बनेगा। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ कंडेंसर आउटलेट। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब हमें इसे इतना ही हीट करना है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट ना हो, सिर्फ एसीटोन वो इवेपोरेट होगी। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, इसलिए, ठीक है। सो हमने थर्मोमीटर डाला, यहाँ से वो एसीटोन इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर यहाँ पे कंडेंसर में आया, क्योंकि यहाँ गैस बन गई थी, यहाँ पे कंडेंसर में हमको फिर लिक्विड बन गई, यहाँ पे हमारे प्योर एसीटोन हमें मिल गया बीकर में। सो ये थी हमारी टेक्निक, प्रोसेस था सेपरेट करने का। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। अब तुम्हें कह सकते हैं, जब जितने भी हमने सेपरेशन मेथड पढ़े, तो मैं कह सकते हैं कि इनकी सीधा डिफाइन लिख दो। तो मैं कह सकते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, व्हाट इज इवेपोरेशन, ठीक है। या तो मैं कह सकते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, ऐसे करके तुम्हें आ सकता है। द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। अब यहाँ पे इसने ऐसा क्यों किया? sufficient difference in their boiling point। हमने एसीटोन और वाटर लिया, अगर हम उसे ज्यादा टेम्परेचर हीट कर देते तो वाटर भी वेपराइज होता, वो फिर कंडेंस हो गया, फिर वो मिक्सचर ही बन जाता।
इसलिए हम इस प्रोसेस को जब यूज कर सकते हैं जब दो इमिसिबल लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो, सफिशिएंट डिफरेंस, तभी हम इसे यूज कर सकते हैं क्या, ताकि एक बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाए और दूसरा लिक्विड में ही रहे। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquid for with the difference in the boiling point is less than 25 K। अब अगर हमारे पास कुछ है miscible liquids है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, डिफरेंस इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट का कम है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसके लिए सेपरेट करने के लिए हमारे पास आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो हम प्रोसेस यूज करेंगे डिस्टिलेशन, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम उसमें यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, अब एयर में से गैसेस को अलग करना तो उसके लिए भी यह प्रोसेस यूज होगा। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। एपरेटस सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्टिलेशन, एपरेटस में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। द एपरेटस सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्टिलेशन एक्सेप्ट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। अब यहाँ देखो, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये हमारा थर्मामीटर। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये हमारे आगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। अब इवेपोरेट होगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाके फिर वो कंडेंसर से जाके यहाँ पे लिक्विड बनेगा दोबारा। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड। अब इसमें जो तुम सर्कल देख रहे हो, ये छोटे छोटे से गोल गोल से, ये क्या है, ये फ्रैक्शनेटिंग बीड्स है। क्या है? ग्लास बीड्स। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है क्या है, ग्लास बीड। अब ये बीड क्या करते हैं, ये बीड्स क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं वेपर को कूल होने में एंड कंडेंस होने में, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे कंडेंस हो गए, कूल हो गए, कुछ ऊपर गए, तो वो अब जहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो ग्लास बीड्स में भी ऊपर, ग्लास बीड्स से भी ऊपर चल जाएगा, लेकिन जिसका कम होगा वो जाएगा और बीड्स में यहाँ पे सरफेस मिल गया उसे, वो वहीं पे कूल होकर कंडेंस होकर दोबारा नीचे चले जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे इसे यूज करते हैं। अब फिर जब अब जो ग्लास बीड्स में भी इवेपोरेट होकर गैस बन के फिर भी वो बाहर चले गया, फिर वो वहां से ट्यूब में जाके वहीं पे कंडेंसर से लिक्विड बन के आ जाएगा, तो हमारे पास प्योर फॉर्म आ जाएगी। सो ये होता है प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो तुम्हें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, बट ये डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो तुम्हें ये याद रखना। अब हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? अब हम एयर में से गैसेस कैसे ले सकते हैं, मतलब सेपरेट कैसे कर सकते हैं? एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, वो हमें पता ही है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा। एयर में से गैसेस को अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए भी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा। यहाँ पे फ्लो डायग्राम आता है, एयर लिया, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमने पहले से कंप्रेस करा, कंप्रेस करने के लिए हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा के वो कंप्रेस हुआ तो उसकी जनरली उसकी हाइट टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ा फिर हमने कूल किया, जब कूल किया तो वो लिक्विड एयर बन गया। कूल करने में क्या बना, वो लिक्विड एयर। अब जब वो लिक्विड एयर बन गया तो हमने उसे फिर दोबारा से वार्म किया, उसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हीट किया, उसे टेम्परेचर बढ़ाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और जो गैसेस थी वो अपनी अपनी हाइट पे जाके सेपरेट हो गई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, जितनी भी अपने अपने होती है उस हिसाब से वो सेपरेट होगी। इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम, अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अब यहाँ पे इसने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना एयर में से, तो हम क्या करेंगे, बाकी अदर गैसेस को निकाल देंगे, जो बचेगी वो ऑक्सीजन बचेगी। The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। वही जो उसने ऊपर फ्लो चार्ट में बताया वही इसमें बताया गया है। This liquid is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gas gets separated at different height depending upon their boiling point, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब यहाँ पे ये पूरा apparatus है गैसेस को सेपरेट करने का एयर में से। अब हमने हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीजन को सेपरेट कर, तो हमने क्या करा, हम यहाँ से एयर गई, यहाँ से एयर इन हुई, इन होके यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, लिक्विड एयर बन गई। तो लिक्विड हॉट एयर, यहाँ पे हॉट थी तो हमने इसे कूल करा, कूल करके ये बन गई यहाँ पे लिक्विड एयर, ठीक है। अब इसे कूल कैसे करा जा रहा है, कूल करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही ठंडा पानी, फ्रीजिंग वाटर जो होता है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर हमने यहाँ से गया तो यहाँ से वो उसे ठंडा करता, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये वाटर आउट हो गया और यहाँ पे हमारी लिक्विड एयर बन गई। फिर वो कूल कंप्रेस एयर यहाँ गई, यहाँ पे जाके सेपरेटर में आ गई। सेपरेटर में क्या होगा, सेपरेटर में जो एयर थी, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ड्राई आइस बन के बाहर आ जाएगी। सेपरेटर ने कार्बन डाइऑक्साइड को जो ड्राई आइस बनी थी उसे बाहर निकाला, बाकी जो बचा फिर वहां पे से एक्सपेंशन जेट में डाला।
एक्सपेंशन डेट में उसने इतनी प्रेशर से मारा लिक्विड एयर को कि जो नाइट्रोजन थी और आर्गन थी, गैस थी, वो यहाँ से बाहर चली गई। यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन बचा सिर्फ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, जहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन थी वो बाहर चली गई और बची क्या, लिक्विड ऑक्सीजन। फिर उसे और आगे हम लेके यहाँ पे इकट्ठी लिक्विड ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो ये प्रोसेस था लिक्विड ऑक्सीजन को बनाने का, मतलब एयर में से उसे सेपरेट करने का, और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो गई। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल। अब हम इम्प्योर सैंपल में से कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे। अब उसे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी एक मेथड है। अब तुमने क्रिस्टलाइजेशन का मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने सॉल्ट लिया होगा बाहर से, टाटा सॉल्ट। अब जब तुमने वो लिया तो वहाँ पे क्या था, उसके तुमने अगर उसका ध्यान से देखो, उसका एक दाना उठाओगे और उसे ध्यान से देखोगे तो वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। एक दाना वो किसकी फॉर्म में होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। क्रिस्टल की फॉर्म में होगा वो दाना। तो उसे कैसे सेपरेट किया गया, उसे भी क्रिस्टलाइजेशन से किया गया। Take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish। चाइना डिश में इम्प्योर सैंपल लिया कॉपर सल्फेट का, उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में घोला ताकि वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन बनने के बाद उसके फिल्टर पेपर से उसकी इम्प्योरिटी निकाल दी, वाटर को इवेपोरेट करा, दोबारा हमारे पास कॉपर सल्फेट बच गया। इवेपोरेट करने को क्या होगा, जो पानी होगा वो सारा उड़ जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट के बाद हमारे पास कॉपर सल्फेट ही बचेगा, और इसे थोड़ी देर के लिए हम रहने देंगे तो वो अपने आप क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन का। The crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from sea water can have many impurities. To remove these impurities, the process called crystallization is used. देखो जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा है, crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. अब वो evaporation से कैसे better है, जो crystallization है वो evaporation से कैसे better है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, जो इम्प्योर फॉर्म होगा उसे प्योर फॉर्म में करता है सॉलिड से। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अब क्या करेंगे, कुछ होते हैं कि जो डिकम्पोज हो जाएंगे, अगर हम उसे हीट करें सिंपल उसे, तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं कर सकते, हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। Some impurity may remain dissolved in the solution even after filtration। अब हमने फिल्टर पेपर उसमें यूज किया था उसकी फिल्ट्रेशन, उसे फिल्टर करने के लिए, लेकिन क्या होता है कुछ इम्प्योरिटी इतनी, मतलब उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होते, तो वहाँ पे हम इवेपोरेशन तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, फिटकरी। फिटकरी तुमने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट से व्हाइट से कलर की होती है फिटकरी, सो वो फिटकरी है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस। अब वहाँ पे क्या हुआ, हमें प्योर सब्सटेंस जो था वो हमें मिल गया। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइड। अब आगे जैसे टेक्निक डेवलप हो रही है तो और सेपरेशन टेक्निक है वो आ रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन सिटी ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ वाटर वर्क। अब तुमने देखा होगा तुम्हारे पास पीने का या तो टैंकी में तुम्हारा पानी आता है, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, तुम्हें पता है कुछ। A flow diagram of typical water work is shown. From this we can write down the process involved to get supply of drinking water to your home. The water work and the discuss in your class. अब यहाँ पे एक प्रोसेस है जो तुम्हारा वाटर है वो प्योरीफाई कैसे होता है। यहाँ पे रिजर्वियर था जहाँ पे सारा पानी स्टोर है। अब यहाँ से सेडिमेंटेशन में टैंक है, जो सेडिमेंटेशन टैंक में गया, वहाँ पे जो सॉलिड्स थे, जो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ भी सॉलिड्स चीजें थी वो वहाँ से सेपरेट हो गई। फिर वो आगे कहा जाता है, वो आगे जाता है लोडिंग टैंक में। अब इस लोडिंग टैंक में क्या होता है, द सेडिमेंट द सस्पेंडेड टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। अब वहाँ पे जो बाकी इम्प्योरिटी जो बच गई वो यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। अब आगे यहाँ क्या हो गया, वो यहाँ पे अब इसने क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक है, ये है मेन फिल्ट्रेशन टैंक। अब यहाँ पे इसने लेयर बनाई, जैसे हमारी जमीन में लेयर होती है। ग्राउंड वाटर तुम्हें पता ही है कितना प्योर होता है, साफ पानी होता है ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे होता है फिर भी, लेकिन साफ पानी होता है। सो ऐसे इसने जैसे जमीन में लेयर्स होती है जहाँ से पानी नीचे जाता था प्योर हो जाता है, वैसे इसमें फिल्ट्रेशन टैंक में लेयर्स बनाई जाती है। पहले इसमें लेयर बनाई जाती है, कैसी लेयर, कोर्स ग्रेवल फाइन सैंड, फिर ऊपर यहाँ पे वाटर होता है। सो वाटर यहाँ से प्योरीफाई होकर यहाँ पे नीचे चल जाता है, नीचे जाके जाता है क्लोरिनेशन। अब यहाँ पे हमने सेडिमेंट मोटे मोटे जो मतलब जो सॉलिड्स थे जो दिख रहे थे हमें, वो हमने
यहाँ से हटा दिया फिल्ट्रेशन टैंक से, जो और था उसे और फिल्टर कर दिया, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसे कैसे हटाएंगे? इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं जो हमें हमारे लिए हार्मफुल है, हम उसे कैसे मिटाएंगे? उसे तो हम फिल्टर पेपर या किसी से भी नहीं कर सकते। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन क्या होता है? जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होता है जिसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद ये आखिरी प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन, उसके बाद सीधा पानी हमारे घरों में आता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा वाटर, जहाँ हमारे घर तक आता है, रिजर्वियर से लेकर हमारे घर तक, इतना लंबा प्रोसेस है, तब जाके हमें पानी मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की। द प्रॉपर्टी दैट कैन ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये सारी क्या है? ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब लिक्विड से गैस बन गई, सॉलिड से गैस बन गई, लिक्विड से सॉलिड बन गया, गैस से सॉलिड बन गया, ये सब क्या? ये भी फिजिकल चेंज ही है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical property, but they chemically the same, इसलिए physical change है क्योंकि chemical तो उनमें कोई भी difference नहीं आ रहा। Both water and cooking oil are liquid, but the chemical characteristic। अब यहाँ पे जब अगर हम boil और oil लेंगे, water और oil लेंगे, तो यहाँ पे उनकी chemical property जो वो different है। The different in odor, different in inflammability। inflammability क्या होता है? कौन जल्दी आग पकड़ता है? वाटर तुम्हें पता है आग बुझाने का काम करता है, जो ऑयल है वो आग लगाता है, ठीक है। We know that oil burn in air whereas water extinguishes fire. This is a chemical property of oil that make it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. अब जिस प्रोसेस के बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए वो हमारा केमिकल चेंज है, लेकिन जिस तरह से केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। अब हमने वाटर को आइस बनाया, ठीक है, तो उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी नहीं। आइस को वाटर बनाएंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी नहीं, है तो वो वाटर ही।